नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग मित्र साथी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीका से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए जो प्रैक्टिस सेट लिया हूं वह खान सर के बुक से ही रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लेकर आज हाजिर हुए हैं। जितने भी खान सर के द्वारा जो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का निचोड़ दिया गया है जो बिहार एसएससी के लिए, उनके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटों को चूज करके उनके लिए जो दिया गया है वही जो प्रश्न है आप लोगों को इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो सोच सकते हैं आपके लिए आज की जो वीडियो है कितना इंपॉर्टेंट होगा। 50 प्रश्न हम लोग करेंगे क्योंकि डेली हम लोग 50 प्रश्न ही बिहार एसएससी से रिलेटेड कर रहे हैं। तो आप लोग जरूर देखिएगा, पूरा देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा। ओके। और दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि इसे वीडियो को जितना हो सके आप लोगों के पास जितना भी ग्रुप होके आप लोग उसमें शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं प्रश्न पहला। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न जो पहला है कि निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। अच्छा सा ये प्रश्न है। तो देखेंगे तो सी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, सही होगा अमीबा। अमीबा में किसी भी प्रकार का तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। बाकी जो खो जाएगा टिपवर्म और घोंघा रोग जो होता है इसमें जो है तंत्रिका तंत्र उपस्थित रहते हैं। ओके, तो सी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे, राइट आंसर सी सही होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न दूसरा। यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रश्न 2 है कि निम्न में से कौन मलेरिया पैदा करता है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो मलेरिया पैदा करता है। अच्छा सा ये प्रश्न है। तो देखेंगे तो इसमें से जो सी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, प्रोटोजोआ होता है। कौन सा होता है जो मलेरिया पैदा करता है? प्रोटोजोआ, क्योंकि मलेरिया जो रोग है ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। प्लाज्मोडियम उसे इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। आप लोग को जो बता रहे हैं ये नामक प्रोटोजोआ से होता है और ये जो रोग है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण, जैसे कह सकते हैं मादा एनफ्लूएंजा मच्छर से संपन्न होता है, उसी प्रकार ये रोग जो है संपन्न होता है। तो सी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सही करेंगे। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 3 है कि जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाने का क्या कारण हो सकता है। जो जोड़े होते हैं उस पर जो यूरिक एसिड क्रिस्टल है उसका एक जगह एकत्रित हो जाना क्या कहलाता है? तो उसको गठिया, जिसे हम लोग का जोड़ों का दर्द बोलते हैं ना, ठेस भाषा में हम लोग जोड़ों का दर्द उसको बोलते हैं, जिसको बोला जाता है कि गठिया रोग उनका हो गया है। तो वही चीज है, ठीक है। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। यहाँ पे जो प्रश्न 4 है कि निम्न में से किस कोशिका द्रवी कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है और बहुत धुआंधार कह सकते हैं या बहुत बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 कि जो कोशिका द्रवी कोशिकांग है वह यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर मतलब उसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। क्यों ऐसा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो किसके वजह से, तो लाइसोसोम के वजह से। किसके वजह से? तो लाइसोसोम के वजह से। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न आगे। देखिए प्रश्न संख्या जो 5 है कि नाइट्रोजनी आहार है। नाइट्रोजनी आहार है, ये किसका नाइट्रोजनी आहार होता है? तो प्रोटीन का। किसका होता है नाइट्रोजनी आहार? तो प्रोटीन का होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न 6 पर। देखिए साथियों, आप लोगों को डेली इस चैनल पर बिहार एसएससी से रिलेटेड प्रैक्टिस प्रश्नों करा रहे हैं। जो भी आप लोगों इस बार इस तरफ वीडियो देखिएगा उसमें 50 प्रश्न हमेशा शामिल करे होंगे। खान सर के बुक हो गए, प्लेटफॉर्म के बुक हो गए, एडुटेरा का बुक हो गया, ये सब बहुत सारे जो प्रकाशन के बुक निकले हैं वो सारी बुक से मैं इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट बिहार एसएससी के करा रहे हैं। सारे बुकों के प्रश्नों का निचोड़ ले रहे हैं। तो सोच सकते हैं आपके लिए ये जो क्लासें हो रही है कितना इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो 6 नंबर जो प्रश्न है कि वन आच्छादन के कम होने का क्या कारण है। वन जो आच्छादन हो रहा है इसका कम क्यों हो रहा है, मतलब वन के दिन प्रतिदिन की इसकी संख्या सबसे कम क्यों हो रही है? क्योंकि जो
भारत देश में बढ़ती हुई आबादी है, इसी के वजह से जो वन की संख्या है वह सबसे ज़्यादा कम हो रही है। हर जगह घर बनाए जा रहे हैं, हर जगह जो कारखाने हैं खोले जा रहे हैं, पेड़ पौधों की अधिक मात्रा में इस समय कटाई हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है। तो इसका मुख्य रीजन क्या हो सकता है? तो बढ़ती हुई जनसंख्या हो सकता है। क्लियर? आगे चलते हैं। जो प्रश्न 7 है, 7 जो प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है? ग्रीन हाउस जो है एक प्रकार की गैस है और इसका इफेक्ट का क्या अर्थ हो सकता है? इसका प्रभाव क्या हो सकता है? तो इसका प्रभाव अगर देखेंगे तो सी ऑप्शन को सही करेंगे कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन ये होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो कह रहा है कि जो वायुमंडलीय जो हम लोग का इन्वायरमेंट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है सबसे ज़्यादा बढ़ जा रही है, वो जिसके वजह से ग्रीन हाउस गैसें जो है इसका उत्पन्न बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके, तो इसका मुख्य रीजन कौन हो सकता है? तो बढ़ती हुई जनसंख्या। खुद आप लोग इसके बारे में सोच सकते हैं, अच्छे तरीका से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे जो 8 प्रश्न है, 8 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिसमें ससे पानी और वासा और विभिन्न अपचय जिसको कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं। अच्छा, सही है, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वह जो हो जाएगा वृक्क किडनी हो जाएगा। ए विकल्प हम लोग यहाँ पे इसको सही करेंगे। क्लियर? आगे प्रश्न देखते हैं 9 पे। यहाँ पे देखिए प्रश्न 9 है कि मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक कौन सा होता है? मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक ये कौन सा हो सकता है? तो शीशा याद कीजिएगा। कौन सा हो सकता है दोस्तों? तो शीशा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। जो मोटर कार के धुएं होते हैं, निकलते हैं, तो उससे जो हमारे शरीर में रोग होता है, बीमारी पैदा होता है, वह शीशा के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। देखिए यहाँ पे जो 10 प्रश्न है कि मुंगिया पतन किस राष्ट्र में स्थित है? मुंगिया पतन किस राष्ट्र में स्थित है? तो बांग्लादेश याद कीजिएगा। कहाँ पे स्थित है? तो बांग्लादेश में स्थित है। क्लियर? आगे देखते हैं प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर। 11 नंबर जो प्रश्न है कि स्कूलों के निम्न नामों में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू के साथ जुड़ा है? मतलब वह कौन सा स्कूल है जो जवाहरलाल नेहरू के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, ये प्रश्न में कह रहा है। तो जो नवोदय विद्यालय हो जाएगा, नवोदय स्कूल, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से जुड़ा हुआ है। कौन सा विद्यालय पूछा जा सकता है? तो नवोदय विद्यालय आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे देखिए यहाँ पे जो प्रश्न 12 है दोस्तों कि किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है। तो किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है? तो कभी धनात्मक नहीं हो सकती है। सी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ठीक है, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। तो सी ऑप्शन सही करेंगे, कभी भी यह धनात्मक नहीं हो सकता है। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 13 प्रश्न है कि चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है। जो चालन बैंड है यह इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता जो होती है उससे अधिक होती है। उसका मेन रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि उनकी जो टक्कर होती है कम बार होती है, इसी के वजह से उनकी गतिशीलता जो छिद्र होती है बहुत अधिक होती है। उनकी टक्कर क्या होती है? तो बहुत कम होती है। आगे देखते हैं प्रश्न हम लोग 14 नंबर। यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 14 है कि न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या जो है उसके सादा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या होती है दोस्तों? तो सादा उसके परमाणु क्रमांक से क्या होती है? अधिक होती है। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। ओके, देखिए यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं जो परमाणु क्रमांक होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ परमाणु क्रमांक दिए गए हैं। तो परमाणु क्रमांक बराबर आता है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि परमाणु क्रमांक बराबर क्या होगा? तो परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? पी से प्रोटॉनों की संख्या Pn करते हैं, मतलब प्रोटॉन नंबर। अब बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नंबर। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। आगे देखते हैं प्रश्न।
नेक्स्ट जो प्रश्न 15 है कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो बैगनी रंग, बैगनी रंग जो होता है सबसे अधिक अपना विचलन को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है 16 कि ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य कौन सा है? ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सबसे जो द्रव्य पूछा गया है, सर्वोत्तम द्रव्य कौन सा होना चाहिए? तो नर्म लोहा होता है। कौन सा होना चाहिए? नर्म लोहा होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर की सहायता से, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आप लोगों को अभी बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर की सहायता से जो प्रत्यावर्तीय वोल्टता होती है इसके अंदर, यह जो है इसको कम कर सकता है या अधिक कर सकता है। और ये जो बोला गया है यह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 17 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 की आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। अच्छा सा प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये। तो इसको अलग कैसे किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो ऊर्ध्वपातन विधि होता है, अवसादन विधि जो होता है, फिल्ट्रेशन मतलब जो छानना होता है, ये जो भी विधियां दिया गया है यहाँ पे चारों विकल्प में, और यही चारों विकल्प में से ऊर्ध्वपातन विधि सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न 18। प्रश्न संख्या जो 18 है कि वह धातु पहचानिए जो निरावेशी प्रकार की है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो निरावेशी प्रकार के जो धातु हो जाएगा, इसमें से स्वर्ण हो जाएगा, जिसको गोल्ड का, स्वर्ण के मतलब गोल्ड। ठीक है, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए प्रश्न 19 नंबर है कि कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस कौन सी होती है? तो कोयले की खानों में मीथेन गैस जो है विस्फोट करती है। कौन सी गैस? मीथेन गैस विस्फोट करती है कोयले की खानों में। आगे देखिए प्रश्न 20 है कि किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके, अच्छा सा ये प्रश्न आ गया, तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या करता है? परमाणु का रासायनिक व्यवहार काम करता है, निर्भर करता है। किस पर? तो न्यूक्लियस जो नाभिक होता है उसके इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देख सकते हैं कैसे प्रश्न है ये। 21 नंबर देखिए, प्रश्न 21 है कि धूम कोहरा भी यहाँ पे कह सकते हैं, में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला शक्तिशाली द्रव्य कौन सा है? अच्छा सा प्रश्न है ये। परऑक्सी, यहाँ पे याद कीजिएगा, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, सी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सही करेंगे। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। धूम कोहरा में जो आंख में जलन पैदा होता है किसके कारण? तो परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट के कारण। बहुत सुंदर सा प्रश्न है दोस्तों, मन खुश हो जाएगा। 22 प्रश्न है कि वह स्थान जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे फोकस कहा जाता है। जो केंद्र होता है, मुख्य फोकस, उसी को कहा जाता है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाएंगे दोस्तों, तो इस तरह के प्रश्नों को आप लोग जरूर दिमाग में जरूर रखिएगा। ओके, आगे देखिए प्रश्न 23 है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड उनको मिला गया है? तो राधा कृष्ण का नाम जरूर याद कीजिएगा, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। इनको ये तो भारत के राष्ट्रपति बने, लेकिन इनको भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ही इनको भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया है। आगे देखिए प्रश्न 24 जो प्रश्न है 24 की, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, इसमें से कितने व्यक्तियों का नाम है कर सकते हैं? तो 12 व्यक्तियों का हम नाम अंकन कर सकते हैं। ठीक है, कितने व्यक्तियों का नाम अंकन कर सकते हैं? तो 12 व्यक्तियों का। आगे देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न 25 है कि भारतीय मानक समय जिसको IST कहा जाता है, ग्रीनविच मध्य समय के बीच का अंतर कितना होता है? तो इसके बीच 5.5 घंटा का अंतर होता है। ए ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सही करेंगे। 26 देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 26 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है? तो ये जो है यहाँ पे देखेंगे तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके द्वारा होता है? तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रेट जो है ये इसके संदूषित भोजन हम लोग करते हैं, जो प्रदूषित भोजन होता है और जल का उपभोग करते हैं, इसी के वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है।
आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न जो 27 है कि वह वक्र जो कर की दर एवं कुल कर आय के संबंध को दर्शाता है, उस वहां पे उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे लाफर वक्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे लाफर वक्र कहा जाता है। आगे देखिए प्रश्न 78 जो प्रश्न है कि आर्थिक समृद्धि के साथ साथ राष्ट्रीय आय में सेवाओं के क्षेत्र का योगदान सामान्यतः क्या होता है? अच्छा सा प्रश्न आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय आय में पूछा गया है जो सेवाओं क्षेत्र का योगदान होता है वह बढ़ता है। क्या होता है? तो वह बढ़ता है। ओके, आगे देखिए प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो जनजातीय समुदाय गौंड हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। भारत का सबसे बड़ा जो जनजाति माना जाता है वह गौंड ही है। ओके, आगे देखते हैं प्रश्न जो 30 है कि क्षैतिज मांग वक्र होता है। क्षैतिज मांग जो वक्र होता है वह पूर्ण कैसा होता है? बिलोचदार होता है। पूर्ण बिलोचदार होता है क्षैतिज मांग। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कह सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे जो 31 जो प्रश्न 31 है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिपादित किया गया है। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो एडवर्ड चैम्बरलिन द्वारा जो है इसको प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा? तो एडवर्ड चैम्बरलिन के द्वारा। प्रश्न संख्या 32 है कि उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है। तो उत्पादन जो फलन होता है वह निवेश के साथ संबंध स्थापित करता है। निवेश के साथ उत्पादन के साथ जो उत्पादन है इसके साथ संबंध को स्थापित करता है। आगे देखिए प्रश्न 33 है कि किस प्रकार के उत्पादों के लिए सीएसीपी न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है। जो सीएसीपी है तो ये किसका करता है? तो जो यहाँ पे देखेंगे कृषि उत्पाद जो होगा ये सही होगा। किसका सिफारिश करता है? तो कृषि उत्पाद का। आगे देखिए प्रश्न जो 34 है कि बढ़ते हुए प्रतिफल के अंतर्गत प्रति वक्र होता है। अच्छा सा प्रश्न, जो बढ़ता हुआ जो प्रतिफल होता है उसका प्रति वक्र किधर से होता है? तो बाएं से दाएं होता है, लेकिन ऋणात्मक प्रवण होता है। कैसे होता है? तो बाएं से दाएं तो होगा, लेकिन कैसा होता है? ऋणात्मक प्रवण होता है। ओके, आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे जो 35 है 35 की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो ये जो हो जाएगा संसद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संसद हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे 36। प्रश्न संख्या 36 है कि संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो जो प्राक्कलन समिति होते हैं इसमें राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होता है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे जो 37 प्रश्न संख्या है कि भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो ये किसके द्वारा? तो यहाँ पे बात करेंगे किसके द्वारा? प्रस्तावना के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? तो प्रस्तावना के द्वारा जो है आर्थिक जो न्याय है भारतीय संविधान में वह प्रस्तावना के द्वारा सुनिश्चित करता है। यहाँ पे 38 प्रश्न संख्या देखिए कि संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो न्यायपालिका जो है ये संविधान की व्याख्या को करता है। आगे देखते हैं प्रश्न 39 प्रश्न है दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष की अवधि के लिए। कितनी अवधि के लिए? तो 6 वर्ष की अवधि के लिए राज्यसभा के सदस्यों का पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 40 जो प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। 41 जो प्रश्न संख्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको इवेनो कहा जाता है का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी राष्ट्रीय था कौन सा था? अच्छा सा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोफी अनान जरूर याद कीजिएगा। कोफी अनान कौन सा पहला अफ्रीकी राष्ट्रीय था? कोफी अनान था। ओके आके ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 42 प्रश्न है 42 की लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की निःशर्त का शिकार हो गए थे? बहुत ये भी मस्त प्रश्न है। तो देखेंगे साइमन कमीशन के विरुद्ध। कब? तो साइमन कमीशन के विरुद्ध। आगे देखिए प्रश्न 43 प्रश्न है 43 के ऋग वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे और यह इस तथ्य से पुष्टि होता है कि
ये क्या, ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। कब, ऋग्वैदिक में पूछा गया है। और पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय ही होती थी, न कि जमीन होता था। तो डी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। सारे जो विकल्प होंगे यहाँ पे सही होंगे। प्रश्न 44 है कि प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने किया था। तो जो चंदेल राजाओं थे, इन्होंने प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण किए थे। आगे देखिए प्रश्न 45 है दोस्तों कि भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है। तो ये जो संगठन है भारतीय सर्वेक्षण संगठन, ये जो है भारत के स्थलाकृति मानचित्र को बनाता है। आगे देखते हैं प्रश्न जो 46 है प्रश्न कि कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है। टिम्बर लकड़ी होता है, ब्राजील होता है। कौन सा देश पैदा करता है सबसे ज्यादा टिम्बर। टिम्बर का मतलब होता है इमारती लकड़ी, जो ब्राजील पैदा करता है। 47 प्रश्न है कि सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है। तो गैलेना याद कीजिएगा, गैलेना जो है ये सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। आगे देखते हैं प्रश्न 48, निम्न में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है। तो जूट जो हो जाएगा ये रबी फसल नहीं है। कौन सा फसल रबी नहीं है, तो जूट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए प्रश्न 49, प्रश्न है कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है। तो लोगों की संख्या से मापा जाता है। किसकी संख्या से मापा जाता है, तो लोगों की संख्या से मापा जाता है। और सबसे लास्ट प्रश्न देखिए 50 नंबर जो प्रश्न है कि आर्कियोटेरिक्स, माफ कीजिएगा आर्कियोप्टेरिक्स है, इसमें से सरीसृपीय लक्षण थे कौन सा। तो देखेंगे तो नखरित पंख, जबड़े पर दांत और पूंछ, ये जो है आर्कियोप्टेरिक्स जो है सरीसृप के लक्षण होते हैं। तो 50 प्रश्न किए हम लोग आज की क्लास में भी। कैसा लगे प्रश्न आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न थे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, आप लोग से निवेदन है। ओके, तो मिलते हैं शाम में ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके, नमस्ते साथियों, गेंजे लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में आप सभी मित्र साथी दोस्त को एक बार प्रणाम फिर से। तो आप लोग कैसे हैं, आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अपनी तैयारी अच्छी तरीका से कर रहे होंगे। तो आज की जो आप लोगों की क्लास लिए हैं वह प्लेटफॉर्म की जो बुक है जो प्रकाशन हुआ है उसका, उसी से रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग प्रश्नों को करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे आप लोग। इस तरह के प्रश्न आज अगर आप लोग आज की वीडियो में देखते हैं तो बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो आप लोग कुछ प्रश्नों को तो देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छे प्रकार से आइडिया मिल जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि बंद कमरे में जहां कोयला जल रहा हो वहां किसी को भी नहीं सोना चाहिए, क्यों। इसका मुख्य रीजन क्या हो सकता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प को हम लोग सही करेंगे क्योंकि तारकोल से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पादित होता है जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देता है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि तारकोल के मतलब क्या होता है। जो अलकतरा होता है उसी को तारकोल कहा गया है। जो तो तारकोल जो से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है और वह क्या करता है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देता है, कम कर देता है। इसीलिए बंद कमरे में कोयला को जलाकर कभी नहीं सोना चाहिए। ओके, समझ में आ गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न को। यहां पे देखिए 2 नंबर जो प्रश्न है कि बल्ब में हमेशा डैश होता है। यहाँ में बल्ब में हमेशा डैश होता है। तो बल्ब में हमेशा पता है आप लोगों को तंतु होता है। क्या होता है, तो तंतु होता है। ओके, और जो बल्ब का जो फिलामेंट जो है किस धातु का बना होता है। तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है वह टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका, तो टंगस्टन धातु का बना होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। यहाँ पे देख सकते हैं जो 3 नंबर प्रश्न है कि मलेरिया परजीवी का प्रथम पोषक क्या है। प्रथम पोषक की बात किया है कि जो मलेरिया है, जो मलेरिया क्या है, तो मलेरिया जो है एक प्रकार का परजीवी है। ठीक है, और इसका जो प्रथम पोषक क्या माना गया है, तो इसका जो प्रथम पोषक जो है
वो मादा एनफ्लिक्स, जो मादा एनफ्लिज होता है, इनफ्लिज होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मादा एनफ्लिज, जो मच्छर होते हैं, ठीक है, इसी को माना गया है। क्योंकि मलेरिया परजीवी रोग जो है ये किसके कारण होता है, ये किसके कारण फैलता है, तो जो मलेरिया परजीवी रोग है ये प्लाज्मोडियम नामक जो प्रोटोजवा होता है उसी से ये फैलता है। मादा एनफ्लिज मच्छर जो है ये काटने से होता है, ठीक है, काटने से फैलता है, जिससे आरबीसी जो है हम लोग के शरीर के अंदर क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ओके, क्लियर है। देखते हैं प्रश्न 4 पे। यहाँ पे जो 4 प्रश्नों को देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा एक कवक रोग है, इसमें से कौन सा एक कवक रोग है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो रिंग वर्म जो है ये सही होगा। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 50 प्रश्न आपके लिए डेली हम लोग इस चैनल पर 50 प्रश्न आप सभी मित्रों साथियों के लिए ला रहे हैं, ठीक है। आप लोग को भी यहाँ पे जो प्रश्न करा रहे हैं उसमें से बहुत प्रश्न बिहार एसटीसी में चांस बनते हैं कि जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग पूरा देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा लेक्चर को, और आप लोगों के पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी ग्रुप होंगे उसमें इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, अब देखिए रिंग वर्म, कभी कभी ऑप्शन में दिया रहता है दाद भी दिया रहता है, रिंग वर्म, या कभी कभी ऑप्शन में दाद भी दिया रहता है, ठीक है। तो यह एक संक्रामक रोग है और ये त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं यहाँ पर, जिसमें रिंग वर्म बोला है, ठीक है। तो ए ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सही करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। 5 जो प्रश्न है कि अग्निशामकों में उपयोगिता इनमें से कौन अम्ल का होता है, जो अग्निशामक होते हैं तो उसका जो उपयोगिता होता है टार्टरेरिक अम्ल का होता है। यहाँ पे देखेंगे तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अग्निशामक जो है इसमें किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें टार्टरेरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अम्ल में जो है सामान्य रूप से पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं वह सिर्फ हाइड्रोजन ही होते हैं। कौन होते हैं, तो सिर्फ हाइड्रोजन ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 6 नंबर पे। 6 नंबर जो प्रश्न है कि पृथ्वी के वातावरण में वातावरणीय दबाव, पृथ्वी के जो वातावरण इन्वायरमेंट है उसमें जो वातावरणीय दबाव है ये क्या देखने को मिलता है। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। तो उच्चता के साथ घटती है, उच्चता के साथ घटती है, मतलब यहाँ पे जो कहने का मेन जो मकसद है कि पृथ्वी के जो वातावरण में जो वातावरणीय दबाव है ये उच्चता के साथ घटता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम मान लीजिए ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग कहाँ पे जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो वैसे वैसे हवा जो होती है क्या होती है, हवा विरल हो जाती है। क्या होती है, हवा विरल हो जाती है, जिसके कारण हवा का जो दबाव होता है वह घटने लगता है। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 7 पे। 7 नंबर जो प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में धातु अंश है, हीमोग्लोबिन में धातु अंश है, तो हीमोग्लोबिन में जो होता है लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला जो लौह यौगिक है वह क्या है, लोहा हो जाएगा। क्लियर, देखते हैं प्रश्न 8 पे। 8 नंबर जो प्रश्न है कि वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है, जो वैद्युत अपघट्य है उसमें जो धारा का प्रवाह होता है वह किसके कारण होता है। अच्छा सा प्रश्न है। तो आयन, जो आयन दो प्रकार के आयन होते हैं, एक धन आयन होते हैं और एक ऋण आयन होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो वैद्युत अपघट्य है इसमें जो धारा का प्रवाह है वह आयन से होता है। किससे होता है, तो आयन से होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न 9 पे। 9 जो प्रश्न है कि एप्पल जो है किसका संक्षिप्त रूप है, एप्पल किसका संक्षिप्त रूप है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन को सही करेंगे। एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट जो है ये एप्पल का फुल फॉर्म कह सकते हैं। एप्पल का क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा, पूर्ण रूप हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए सही हो रहा है। आप लोग दोस्तों मित्र कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो भी प्रश्न आप लोगों को करा रहे हैं क्या समझ में आप लोगों को अच्छे से आ रहा होगा कि नहीं, और आप लोग को भी अच्छे तरीका से याद भी हो जाता होगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, अब जो प्रश्न 10 है कि सर्वप्रथम बनाया गया सेल कौन सा है। सबसे पहले की बात कर रहा है कि सबसे पहले कौन से सेल को बनाया गया था। तो सर्वप्रथम जो सबसे पहले सेल को बनाया गया था वह था वेलोटोइक सेल। कौन था? वेलोटोइक सेल था। ओके, इसको जरूर याद करिएगा, बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये। 11 प्रश्नों को देखिए। 11 जो प्रश्न है कि कथक, नौटंकी, छोरा और कजरी, यहाँ पे 4 दिए गए हैं जो नृत्य का नाम है। एक पहला में कथक, दूसरा में नौटंकी है, तीसरा में झोरा है और चौथा में कजरी है। ये किस राज्य के महत्वपूर्ण नृत्य हैं? देखिए लीजिएगा, चारों जो यहाँ पे जो नृत्य दिया गया है इसे जरूर अपने माइंड में जरूर इसको सेव करके रखिएगा। कथक, नौटंकी, झारा, कजरी, ये जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। किसका नृत्य है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। आप लोगों को मैं उत्तर प्रदेश के कुछ जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको मैं आप लोगों को बता देते हैं। कथक तो याद हो जाएगा, इसके बाद नौटंकी, झोरा और कजरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रसलीला भी होता है, जैता भी है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य माना जाता है। क्लियर हो गया। अगर बात करें झारखंड का, पहले झारखंड को देख लेते हैं। झारखंड का सब लोकप्रिय नृत्य कौन सा हो जाएगा? तो डांगा जरूर याद कीजिएगा। यहाँ का जो लोकप्रिय नृत्य हो जाएगा डांगा हो जाएगा। छऊ, ये भी बहुत बार पूछा गया, छऊ कहाँ का लोक नृत्य है? तो छऊ झारखंड का लोक नृत्य है। ठीक है, इसके बाद ध्यान में रखिएगा सरहुल। सरहुल भी जो है ये कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा? झारखंड का हो जाएगा। जट जटनी, कर्मा, ये भी याद करिएगा। कर्मा जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो झारखंड का लोक नृत्य है। कर्मा, धर्मा, डंगा। ठीक है, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। उत्तराखंड का भी आप लोगों को बता देते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। उत्तराखंड का गढ़वाली, कुमाऊं, कजरी, रासलीला, ये सब जो है उत्तराखंड के हो जाएगा, उत्तराखंड के लोक नृत्य हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह ध्यान में जरूर रखिएगा। छत्तीसगढ़ का भी आप लोगों को अगर बता दें, पडवानी, कर्मा, झूमर, झूमर जो है छत्तीसगढ़ का ही लोक नृत्य है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं प्रश्न हम लोग 12 नंबर प्रश्न पे। 12 जो प्रश्न है कि बल का गणनात्मक मापन करने वाला नियम कौन सा है? बल का गणनात्मक जो मापन करता है वह जो बल का है न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का कौन सा नियम है? तो न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन जी को ही कहा जाता है। भौतिकी का पिता किसे कहते हैं? तो सर आइजक न्यूटन। इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो पूरा नाम सर आइजक न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा क्योंकि न्यूटन के जो दूसरा गति नियम है वह बल के व्यंजक जो F बराबर ma होता है उसको प्रदर्शित करता है, उसको दिखाता है कि बल का जो गणनात्मक मापन होता है वह न्यूटन के दूसरे नियम को फॉलो करता है। क्लियर हो गए। चलते हैं प्रश्न 13 नंबर पे। 13 नंबर प्रश्न है कि तीव्रतम वेग वाली भारत की रेलगाड़ी का अधिकतम वेग क्या है? तो डी ऑप्शन को अगर हम लोग सही करेंगे तो 140 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो ठीक है, ये तो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, 140 किलोमीटर अभी तो बताया गया, लेकिन अब तो स्पीड जैसे अभी वंदे भारत एक्सप्रेस आ गई है, वंदे भारत ट्रेन आ गई है, तो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये पहले की बात किया गया है, तो इसमें इस प्रश्न को ध्यान मत दीजिएगा, पहले का नहीं पूछा जाएगा। अब जो है अब के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो करंट अफेयर्स के प्रश्न है, ये पहले का हो गया प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न हम लोग 14 नंबर पे। 14 जो प्रश्न है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी अंगुली किसे प्रदर्शित करते हैं? ये प्रश्न जो है 10 क्लास के प्रश्न है। 10 क्लास के जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 हो जाएगा, उसी तरह उसी के प्रश्न है कि फ्लेमिंग के जो वाम हस्त नियम है जिसमें तर्जनी अंगुली किसे प्रदर्शित करते हैं। अच्छा सा ये प्रश्न है। तो ये तर्जनी अंगुली जो है किसे प्रदर्शित करते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट 15 प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना बल में बिग कमांडर का स्तर भारतीय सेना जो है इसके समान, मतलब किसने संभाला है इस चीज को? अच्छा से ध्यान में रखिएगा। तो ले कर्नल ने संभाला है। किसने? तो ले कर्नल। आगे देखते हैं प्रश्न जो 16 नंबर प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में भी आया होगा। ये प्रश्न है कि दाची गाम वन्य जीवन संरक्षण ये स्थित है, कहाँ पे स्थित है? दाची ग्राम।
दाची ग्राम वन जीव संरक्षण, यहाँ पे ग्राम कर लीजिएगा, ठीक है, टाइप करने में कभी कभी मिस्टेकें हो जाती है। तो दाची ग्राम वन जीव अभ्यारण्य है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, क्योंकि ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है वहाँ पे? तो तेंदुआ है, काला भालू, लाल भालू, हिरण होते हैं, ये उसके लिए प्रमुखता जो है पाए जाते हैं दच्ची ग्राम वन जीव अभ्यारण्य। ओके, ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। अब ये भी असम की भी अगर बात करें तो असम में कौन कौन सा है? काजीरंगा और मानस जीव अभ्यारण्य, जो इसमें कहाँ पे है? तो असम में हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 17 नंबर की, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा होगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 18 नंबर कि पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, मतलब उसको शुद्ध कैसे किया जाता है, किस विधि से द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है? तो जो प्रभाजी आसवन विधि होता है, ये भी जो है 10 क्लास में ही पढ़ना है। जो केमिस्ट्री का प्रश्न है, पेट्रोलियम का जो शुद्धिकरण है वह प्रभाजी आसवन विधि से किया जाता है। किस विधि से? तो प्रभाजी आसवन विधि से। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है? ये 12 क्लास का प्रश्न है। किस क्लास का प्रश्न है? तो 12 क्लास का प्रश्न है कि किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग जो बात करें, ये ऑप्शन यहाँ पे सही करेंगे, बॉल पेन हैमर के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए? तो बॉल पेन हैमर के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं यहाँ पे 20 प्रश्न पे 20, रूस की मुद्रा क्या है? अच्छा सा प्रश्न है। रूस की मुद्रा रूबल हो जाएगा, ठीक है, रूस की मुद्रा रूबल हो जाएगा। 21 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से नॉन फेरस मेटल कौन सा है? अच्छा सा ये प्रश्न है, नॉन फेरस मेटल कौन सा है? तो डी ऑप्शन सही होगा, सभी हो जाएंगे। तांबा भी होगा, टीन भी होगा, एल्युमिनियम भी हो जाएगा। ये सारे जो है नॉन फेरस मेटल हो जाएंगे, तत्व हो जाएंगे। 22 प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। धान जो है इसमें उत्कृष्ट किस्म कौन सा है? उत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छा किस्म इसमें से कौन हो जाएगा? तो सी ऑप्शन सही करेंगे हम लोग, गंगा 101। मतलब धान के अलग अलग जो नाम है जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे बहुत प्रकार की धान, कतरनी हो गया, ठीक है, इसके बाद सोनाचूर हो गया, ये सब हम लोग अपने ठेस भाषा में बोलते हैं। तो ये इसके अच्छी किस्म की बात किया है तो गंगा 101 जो है धान का सबसे अच्छा किस्म है। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 23 कि इनमें से कौन समूह से संबंधित नहीं, मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा अलग है? तो सी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, व्हेल जो मछली हो जाएगा ये इस समूह से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है ना। आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को इस प्रश्न जो हम आज की क्लास में करा है बहुत इंपॉर्टेंट करा रहे हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए 26 आ गया है दोस्तों, टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, 24 होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन 26 हो गया। चलिए कोई बात नहीं। सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? सौर प्रणाली का आविष्कार कोपरनिकस के द्वारा जो है किया गया था। कब किए थे? कोपरनिकस जो थे एक पोलैंड के खगोल शास्त्री थे, ठीक है, कहाँ के? तो पोलैंड के थे। ये जो इनका जो सिद्धांत क्या था कि इनको सूर्य केंद्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है, किनको? तो कोपरनिकस जी को। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर हम लोग जो 27 प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये जो है 10 क्लास का प्रश्न है। किस क्लास का? 10 क्लास का प्रश्न है, चैप्टर नंबर 2 का है, फिजिक्स का प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो वायुमंडल के विभिन्न परतों में, मतलब कह सकते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे आकाश में टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं प्रश्न 28 है कि चमगादड़ों में, चमगादड़ मतलब क्या? चमगादड़ों में ए ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, पराश्रव्य ध्वनि तंत्र। पराश्रव्य ध्वनि तंत्र चमगादड़ में पाया जाता है। किसमें? चमगादड़ में पाया जाता है। और 20,000 से हर्ज, जो 20,000 हर्ज है, 20,000 हर्ज, इसे ध्यान में रखिएगा। बता रहे हैं आप लोगों को कि 20,000 जो हर्ज है, इससे ऊपर की जो तरंगे होती है इसको पाराश्रव्य तरंगे कहते हैं। कौन सी तरंगे कहते हैं? पाराश्रव्य तरंगे। और पाराश्रव्य तरंगे को मनुष्य मतलब हम लोग इस तरंग को कभी नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। इस तरंग को कौन कौन सुन सकते हैं? तो जैसे कुत्ता सुन सकता है,
अगर बात करें बिल्ली सुन सकती है, कौन सुन सकता है पराश्रव्य तरंगे को? कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सारे जो है पराश्रव्य तरंग को सुन सकते हैं। ठीक है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अच्छा प्रश्न था। 29 प्रश्न है कि प्राथमिक या बुनियादी रंग बना होता है। तो प्राथमिक और बुनियादी रंग लाल, नीला और हरा से मिलकर बना होता है। लाल, हरा और नीला से मिलकर बना होता है। लाल, हरा, नीला, लाल, हरा, नीला, जिसको अगर हम लोग अगर इसको मिला दें तो इससे सफेद बनेगा। इससे क्या बनता है? सफेद। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। लाल प्लस में हरा प्लस में नीला करेंगे तो क्या बनेगा? तो सफेद बनेगा। ठीक है, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। हरा मैजेंटा को मिलाइएगा तो सफेद बनेगा। 30 प्रश्न है कि शुष्क सेल का एनोड किस में पाया जाता है? शुष्क सेल का एनोड किससे पाया जाता है? तो शुष्क सेल का एनोड ग्रेफाइट का बना होता है, जो कार्बन का बना होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 31 प्रश्नों को देखिए। 31 प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? तो जो नाभिकीय रिएक्टर है इसमें से ईंधन का काम जो है यूरेनियम 235, जो यूरेनियम है, ये बी ऑप्शन सही होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239, इसे भी ध्यान में रखिएगा। जो प्लूटोनियम है 239, इसका प्रयोग किया जाता है। दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएं आप लोगों को, आता है प्रश्न है। यहाँ पे जो 32 प्रश्न है कि न चिपकने वाला खाने पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ाया जाता है? तो टेफलॉन का लेप चढ़ाया जाता है। किसका लेप चढ़ाया जाता है? टेफलॉन का। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 33 प्रश्न है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग सी ऑप्शन को सही करेंगे, अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। अच्छा चीज आप लोगों को बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न आते हैं जो 34 नंबर प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न है कि रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? तो जो रेशम के कीड़े पालने को सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो सेरीकल्चर के नाम से। आगे देखिए 35 प्रश्न है कि मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होते हैं? तो इसके अस्थियों के बीच वायु होते हैं। क्या होते हैं? तो वायु होते हैं। ठीक है, तो इसे जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है उसे अस्टेपस कहते हैं। अस्टेपट, उसको क्या नाम है? अस्टेपस कहा जाता है, जो कान की हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे जो 36 नंबर प्रश्न है। 36 नंबर प्रश्न है कि किस शहर में नोबेल पुरस्कार से मतलब किस शहर में यहाँ पे दिया गया है? यहाँ पे होना चाहिए किस शहर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह होना चाहिए था प्रश्न। किस शहर को यहाँ पे कर लीजिएगा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा सा ये प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। ओस्लो को, यहाँ पे ए ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, ओस्लो को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ओस्लो ये नॉर्वे की राजधानी है। ये कहाँ की राजधानी है? तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं प्रश्न 37 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेचकस के पार्ट हैं? पेचकस के पार्ट हैं तो हैंडल को हम लोग सही करेंगे, हैंडल भी हो जाएगा। ठीक है, सैक भी हो जाएगा, ब्लेड भी हो जाएगा, ये सारे पेचकस के पार्ट हो जाएंगे। हम लोग डी ऑप्शन को सही करेंगे। ओके दोस्तों, अच्छे लग रहे होंगे ये सारे प्रश्न। 38 प्रश्न है कि बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल की बात किया है तो इसमें 5 होते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 होते हैं। 4 किस में होते हैं? तो 4 जो होते हैं पोलो में होते हैं। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 होते हैं। वॉलीबॉल में 6 होते हैं। ध्यान में रखिएगा, वॉलीबॉल में कितने होते हैं? तो वॉलीबॉल में 6 होते हैं। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। ओके, ठीक है, आप लोग को बता दिए हैं। और वाटर पोलो हो गया, कबड्डी हो गया, तो उसके बाद नेट बॉल हो गया, इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि क्रोमियम स्टील है, क्रोमियम स्टील है तो क्रोमियम स्टील जो है फेरस मेटल हो जाएगा। नहीं, माफ कीजिएगा, ये ऑप्शन सही होगा, नहीं, फेरस एलाय हो जाएगा। क्रोमियम स्टील है, फेरस एलाय है। आगे देखिए प्रश्न 40 है कि निम्न में से किस विधि द्वारा स्टील पर ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने के बाद उसे सामान्य दशा में लाया जाता है? सामान्य दशा में लाया जा सकता है तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही करेंगे, टेपरिंग कर कर। क्या करके? टेपरिंग करके। ओके,
माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ हमको कंफ्यूजन लग रहा था, इसलिए यहाँ पे चुपचाप थे। यहाँ पे टेपरिंग ना होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन से होगा नॉर्मलाइजिंग करके होगा। कैसे होगा? नॉर्मलाइजिंग करके होगा। ठीक है, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। 41 प्रश्न है कि निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है? चालकता का मात्रक इसमें से कौन हो जाएगा? तो साइमन हो जाएगा। साइमन जो है ये चालकता का मात्रक, इसे इससे सूचित किया जाता है। किससे? 5 से सूचित किया जाता है, जी से भी सूचित किया जाता है इसको, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न हम लोग 42 प्रश्न को कि 1 रुपये मूल्य से ऊपर के बैंक नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? जो 1 रुपये से ऊपर के जो नोट होते हैं ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसको आरबीआई के नाम से जानते हैं। किसको? जिसको भारतीय रिजर्व बैंक को आरबीआई के नाम से जानते हैं। आगे देखिए प्रश्न है 43 की विद्युत चुंबक है वह। विद्युत चुंबक जो है ये अस्थायी चुंबक होते हैं। विद्युत चुंबक कैसे चुंबक होते हैं? अस्थायी चुंबक होते हैं। आगे देखिए प्रश्न जो है 44 के हाल ही में हुए एक समझौते के तहत भारत सरकार अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु अफगान सरकार को कितनी राशि की सहायता प्रदान करी है? तो 28.7 अरब डॉलर की राशि को प्रदान की है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 45 की बर्लिन किसकी राजधानी है? तो बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है। किसकी राजधानी है? जर्मनी की राजधानी है, और इसकी मुद्रा ड्यूसमार्क हो जाएगा। 46 है प्रश्न की आईएसओ रेशियो 901, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, आईएसओ यहाँ पे 9001 मानक प्रणाली पत्र प्रदान किए जाते हैं गुणवत्ता प्रबंधन के लिए। इसे ध्यान में रखिएगा। ऐसा अगर आप लोगों को रेशियो देखने को मिल जाएगा तो ये गुणवत्ता प्रबंधन के लिए किया जाता है। अगर आईएसओ यहाँ पे रेशियो दे देगा, यहाँ पे जो 9000 कह देगा 9202 का लीजिएगा, 9202 कह देगा तो आभूषण शुद्धता के लिए यह प्रमाण प्रदान किया जाता है। 47 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा फिश पॉड योजना शुरू की गई है? किसके द्वारा? उड़ीसा सरकार के द्वारा, सी ऑप्शन सही होगा। 48 प्रश्न देखिए। 48 प्रश्न है कि 16वीं एशियन मैराथन चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? अच्छा सा प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आंध्र पेत्रोवा ने जीता है। किसने जीता है? एक खिलाड़ी ऐसे, हम माफ कीजिएगा दोस्तों, गोपी योना कल जीता है। कौन जीता है? तो गोपी योनकला। यहाँ पे ए ऑप्शन हम लोग सही करेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न 49 प्रश्न करें कि उत्तर पूर्वी ग्रामीण आजीविका परियोजना, यहाँ पे आजीविका परियोजना पूर्व राज्यों में शुरू की गई। प्रश्नों में से कौन सा राज्य जो है इसमें शामिल नहीं है? अच्छा सा प्रश्न है, तो असम जो है इसमें शामिल नहीं है। आगे देख सकते हैं प्रश्न 50 नंबर। 50 प्रश्न करें कि उपराष्ट्रपति ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र और इंटीग्रेट ट्रांजिट कॉरिडोर डेवलपमेंट योजना की आधारशिला की पट्टिकाओं का अनावरण किया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। 50 प्रश्न किए हम लोग आज की क्लास में। कैसा लगा क्लास आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताइएगा, जितना हो सके शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।